गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखें केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमारा कंपाउंड है, कह सकते हो एटम है, वह किस तरह से एक दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है। तो उसी चीज़ को अगर एक जुड़ते क्यों हैं, कोई भी एटम एक दूसरे एटम से जुड़ने के बाद ही वह स्टेबल में उसकी स्टेबिलिटी आ पाती है। जब वह स्टेबल हो जाता है तो वही क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल में। कह सकते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से जुड़ के क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर। अब यह एटम इस एटम के साथ जुड़ेगा कैसे, जुड़ने की कुछ क्या होगी, प्रोसेस होगी। कोई एक दूसरे जैसे हम दो सबस्टेंस को जोड़ते हैं तो किसी ग्लू का यूज करते हैं। यहाँ पे तो एटम है, हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं तो जानते हैं कि एटम में क्या होता है, बाई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इनके बाहर सेल होते हैं, सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके सेल में। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या कह सकते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, ज्वाइंट होते हैं। अब ज्वाइंट होंगे तो आपने क्या देखा कि ज्वाइंट होने के लिए इसमें हम 3-4 थियरी का स्टडी करेंगे। हम क्रम से आपको बताते हैं कि हम अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या है, मेंटेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जिनमें नहीं होगा तो उनमें जितने भी अवेलेबल ऑर्बिटल्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वह एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करता है या तो शेयर करता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यह एटम दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा या तो इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर करेगा, तो उनके बीच में एक रिलेशन जनरेट होगा। इसी को हम क्या नाम देते हैं, बॉन्डिंग नाम देते हैं। यह एक केमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन एंड इलेक्ट्रॉन का जो एब्जॉर्बेंस या कह सकते हो एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रोसेस है। तो इनसे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोल देते हैं। और इनसे क्या होगा, कोई भी कंपाउंड जो बनेगा वो एटम और एटम के ज्वाइंट होने से मॉलिक्यूल बनेगा। तो इनके जो क्या आ जाएंगे, स्ट्रक्चर आ जाएंगे। स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे, कौन सा कंपाउंड किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि एटम एटम के साथ ज्वाइंट होता है। क्लियर। अगर एटम एटम के साथ ज्वाइंट होता है तो कैसे होता है, वह इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, या तो पहली प्रोसेस हो गई, दूसरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्लियर। अब शेयरिंग करेगा तो दो कंडीशंस आती हैं। ठीक है, यह एक आती है कि पार्टिसिपेटिंग एटम इक्वल शेयरिंग। अगर क्या होगा, जो पार्टिसिपेटिंग या पार्टिसिपेट एटम वन और मोर बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय एनीवन। क्लियर। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो उस समय क्या होगा, बॉन्डिंग के कुछ फॉर्म आएंगे। जैसे ही हम क्या बोले कि एटम एटम से ज्वाइंट होगा तो जुड़ेगा तो उसकी क्या होंगी,
एक केमिकल प्रोसेस होगा, उसमें से ही क्या होगा, ये तीन तरह की क्या होंगी, प्रोसेस होंगी। एक क्या होगा, अगर एक एटम, इनके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करना है, ये इसके इनर इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है इन आउटर मोस्ट शेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन इनको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, तो इनके ऊपर आयन जनरेट हो जाएगा, ये इनके ऊपर ये आयन जनरेट होगा, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा ए एंड बी बनेगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इसको कंप्लीट ट्रांसफर कर लिया। इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर? आयनिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उससे क्या होगी, उनकी स्टेबिलिटी हाई हो जाती है, इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आ जाता है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जनरेट हो जाता है। सेकेंड केस, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होता है, अगर पार्टिसिपेटिंग एटम इक्वल शेयरिंग, ठीक है, अगर पार्टिसिपेट जो एटम करेगा अगर वह इक्वल शेयरिंग करेगा, जैसे हम कर दें कि एक ए एंड बी दो हमारे क्या हैं, एटम हैं, ये लोग आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कर सकते हैं इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बोथ एटम है 1 इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म 1 ए एंड बी, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। अब जैसे कि दोनों लोगों ने आपस में शेयरिंग किया तो इनके बीच में एक क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जैसे हम समझ सकते हो, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जैसे H है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, केवल कौन होता है 1s1, केवल एक इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं। अगर इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इनके अवेलेबल ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएंगे, और अवेलेबल ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएंगे तो वह क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यह एक इलेक्ट्रॉनों की कमी को कंप्लीट करने के लिए वह एक दूसरे ही हाइड्रोजन के एटम को क्या करता है, उससे ज्वाइन होता है, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग होने की कंडीशंस क्या होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ऐस यहाँ हमें देखो, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब इनको केवल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 7 ऑलरेडी इनके पास है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स से इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण इसकी जो यह पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दोनों तो सेम है, यह भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन, जैसा इसकी कंडीशंस है वैसा इसकी कंडीशंस है। तो दोनों लोगों की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो वो लोग दोनों लोग क्या करते हैं, आपस में लगभग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। तो एक और यह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से एक बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। इस इलेक्ट्रॉन को अब दोनों लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काम आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसके लिए काम आएगा, और इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगा, यह बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, इसी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इसकी कंडीशंस क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तब होता है जब उनमें क्या होगी, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। इसके आधार पर अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बढ़ती जाएगी तो उनके बीच में बॉन्ड भी क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। अगर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनों अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ तो भाई उसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ तो इसमें
शेयरिंग हुआ, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एज हम एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 1 एंड 1, क्लियर। सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच 6 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। इन इलेक्ट्रॉनों को हम अगर रिप्रेजेंट कर देंगे इस रूप में तो हम कहेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन इस रूप में आ गए, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनके भी एक इलेक्ट्रॉन और इनके भी एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा वो डबल बॉन्डिंग, क्लियर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुआ है। एच और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। ऐसे ही नाइट्रोजन का केस ले लो, नाइट्रोजन में क्या होते हैं, तीन तो इसके क्या होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो इसके लोन पेयर, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3, क्लियर। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये लोग आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। अब ज्वाइंट होते हैं तो ये कह सकते हो या इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 3 लोग आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, इनका टोटल 3 बॉन्ड, क्लियर। इसी को हम क्या लिखते हैं, यानी आप क्या देख रहे हो, इनके पास ये जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं पेयर में, इन इलेक्ट्रॉनों को देखो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो इनका नाम होता है नॉट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसी को क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या नाम आता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब इन्हीं के कारण क्या होगा, अगर ये किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इन्हीं से क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखो क्या देंगे, पार्टिसिपेट एटम 1 मोर, सॉरी 2 आर मोर, ठीक है। हाँ चलो, पार्टिसिपेट एटम 1 आर मोर बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय एनीवन, ठीक है, एनीवन। खास करके देखो ये एक दूसरे तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम कह सकते हैं कि कोई स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी को और इंक्रीज करने के लिए इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कह सकते हो यहाँ एटम शब्द यूज न करके हम क्या कर लेंगे, मॉलिक्यूल शब्द का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल अगर आपस में क्या होंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल को हम देंगे कि वो स्टेबल होते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, इसका स्टेबिलिटी के लिए आपस में क्या होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे हम कहेंगे इसमें देखो पार्टिसिपेट करेगा कि नए तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। इसमें क्या होगा, जो पेयर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह किसके द्वारा दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय एनीवन, किसी एक के द्वारा। जैसे हम समझो एक एग्जांपल, मतलब BF3 को जब NS3 से ज्वाइन होता है, ठीक है, तो इनके पास ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके क्या होंगे, टोटल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इनसे यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में एक बॉन्डिंग को जनरेट करता है और यह BF3 के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है NH3, ठीक। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही क्या शेयर्ड हुए ना, इधर से भी शेयर्ड हुए, इधर से भी, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग बना देते हैं।
बस देता कौन है, एन दे रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का यह क्या होता है, एक सिंबल होता है कि जो देता है, जो डोनर होता है, उसकी तरफ से क्या करते हैं, टेन लगाते हैं। इधर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट करने का मतलब कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयरिंग की गई है, लेकिन केवल नाइट्रोजन ने रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इधर 10 से और इधर क्या करेगा, BF3 की तरफ हेड लगाओगे, जिससे यह पता चल जाएगा कि भाई यह जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसी बॉन्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर। अब ये देखो, अब हमने क्या समझ लिया कि हमारे पास जो क्या होंगे, बॉन्डिंग होने के बाद टोटल 3 तरह के होंगे। पहला कौन होगा, आयनिक बॉन्ड होंगे। सेकेंड हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के माध्यम से बना होगा, उसका नाम क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमने क्या पढ़ा कि जो बॉन्ड हमारे कितने प्रकार के हैं, आयनिक बॉन्ड। सेकेंड हमारा क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर। अब इन्हीं चीजों के माध्यम से क्या होता है, एटम आपस में ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। अब हम किससे प्रॉपर स्टडी क्या करेंगे, हम कोवैलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे तो हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों की इक्वल, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होता है। हमने भी बताया कि ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन को साथ क्या किया, शेयरिंग किया, इनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। क्लियर। अब कोवैलेंट बॉन्ड का हमने फॉर्मेशन कर दिया, तो इसी कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कई थियरी आई। क्लियर। उसको उस थियरी का नाम देखो, सबसे पहले थियरी आई वैलेंस बॉन्ड थियरी। फिर इसके बाद क्या बताया गया कि भाई वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद इसमें बताया गया कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फिर उसके बाद थर्ड आया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। क्लियर। इसके बाद फोर्थ आया बेसल थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। उसके बाद 4 के बाद 5 आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक। इतनी थियरी के माध्यम से हम पूरे इस चैप्टर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक होता क्या है, सबसे पहले एक हम आपको क्या करते हैं, समरी बता देते हैं कि जैसे आपको क्या हो इंटरेस्ट हो कि हम इन चीज़ों को कैसे क्रम में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थियरी। जैसे आपने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है तो किस तरह से करता है, इसी चीज़ को बताया गया है बैलेंस बॉन्ड थियरी के माध्यम से। कि कोई भी एटम होता है तो वो आपस में क्या करते हैं, जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं आपस में ज्वाइंट होते हैं। ज्वाइंट होने के बाद, ज्वाइंट का मतलब ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस करते हैं। तो किस तरह से जुड़ते हैं, किस तरह से उसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस करते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि इन्होंने जैसे ही क्या है, जो अपनी थियरी के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन्होंने जब बताया
तो इसमें एक कमी आ गई, जिसे जिसको हम बोलते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी। इन्होंने ऑक्सीजन को बताया कि यह क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन जब स्टडी किया गया तो ऑक्सीजन का जो नेचर आता है वह ऑलवेज क्या आता है, पैरामैग्नेटिक आता है। तो इनसे यह क्या करते हैं, उसको डिफाइन नहीं कर पाए कि भाई यह इसमें ऐसा क्यों होता है। क्लियर। इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थियरी में एक चीज और आया, इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसके कारण इनकी क्या हुई, लिमिटेशंस हुई। इसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए न्यू थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, जिसका नाम क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके पहले बैलेंस बॉन्ड थियरी के माध्यम से क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बाद क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन ने सब कुछ बताया, यानी वो आपस में ज्वाइंट कैसे होते हैं। क्लियर है। उसके बाद वो लोग कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इसमें क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एकदम पूरा क्या किया गया, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया कि हाँ इसका स्ट्रक्चर यह है होता है। इसमें भी ऑक्सीजन के क्या होते हैं, जो नेचर होता है कि यह क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, इसके बारे में भी यह स्टडी नहीं कर पाई। लेकिन इनके स्ट्रक्चर में कुछ क्या होंगे, डिफरेंसेस आए। जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है। अब डिस्टॉर्शन क्या होता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाया। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन से क्या हुआ, अदर एक न्यू थ्योरी का डेवलपमेंट किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इससे क्या हुआ, किसी भी एटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर। अब जैसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया, तो इसके बाद देखा गया कि इसमें और भी क्या दिक्कत है। जैसे ऑक्सीजन के क्या होगा कि उसका नेचर पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक है। इसको देखने के लिए मतलब एक थियरी जो आई, जो एकदम प्रॉपर उसको एक्सप्लेन कर दे, वह कंप्लीट एक्सप्लेन कौन किया, खास करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी कह सकते हो मॉलिक्यूल होगा, वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तभी रिप्रेजेंट करता है जब उसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन लोगों के माध्यम से अगर आप स्टडी करेंगे यहाँ तक, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से यह एकदम कंप्लीट हो जाता है कि भाई इसमें यही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसी के कारण उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थियरी को स्टडी करेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थियरी होती क्या है। देखो बैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या होता है, एक एटम होता है बच्ची, पहले इसको पहले जान लो, हिटलर एंड लंदन में 1927 को क्या किया था, इसको इस्टेब्लिश किया था। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा क्या किया, स्लाटर ने और पावर ने क्या किया था, इसको 1931 में इसको क्या किया था, थोड़ा सा और कह सकते हो और मॉलिक्यूल्स के लिए इसको एक्सप्लेन किया, जिसके कारण भाई इनका क्या है 1931 में पूर्ण रूप से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या किया गया, उसके पोस्टुलेट्स को, उसके कैरेक्टर को, सब कुछ एकदम अच्छे से डिफाइन किया गया। क्लियर। तो इसमें हमने क्या किया, स्लाटर ने इसको क्या किया, आगे फॉरवर्ड बनाया। इन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है कि ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। अब ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑर्बिटल की कंडीशंस होनी चाहिए कि ऑर्बिटल की मतलब ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, तो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए। इनकी क्या होगी, नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए। एंड थर्ड क्या होना चाहिए, एंटी स्पिन होना चाहिए। इम्पटी का मतलब दैट इज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इम्पटी मतलब खाली भी हो सकता है, एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है।
सॉरी इसको रहने दो, क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए और नियरली क्या होना चाहिए, सेम एनर्जी अवेलेबल होना चाहिए। और जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से क्या करेगा, ज्वाइंट होगा, तो उनमें क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों में एंटी स्पिन होनी चाहिए। अगर देखो एक ऑर्बिटल अगर दूसरे ऑर्बिटल से क्या करता है, ज्वाइंट होता है, तो यहाँ तक तो इनकी क्या होगी, अपनी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। जैसे ही क्या होंगे, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को कर सकते लूज करके या मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ज्वाइन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। अगर देखो जैसे ही एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ज्वाइन हो रहा है, ओवरलैपिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा होगा। क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होगा तो इनके इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड होगी वो ज्यादा मिलेगा, और इनके बीच का जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉनों को ही क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन आएगा। जब अट्रैक्शन आएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब स्टेबल होते हैं तो इससे कंडीशंस क्या आती है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वह क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वह कम होगा तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि बैलेंस बॉन्ड थियरी में कैसे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन